हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो भी क्या होगा इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे और टर्म्स के साथ साथ जो डाटा होंगे उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्या है, जीबीए और जीडीपी को लेकर। तो जीडीपी और जीबीए इकोनॉमी के बेस होते हैं। अब जब भी हम बजट पढ़ते हैं या फिर हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उसमें दो टर्में बार बार यूज़ होंगी, एक जीडीपी और जीबीए। तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से पहले इन्हें समझ लेते हैं। तो पहला है जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब है घर के भीतर, डोमेस्टिक घरेलू, तो भारत की सीमा के भीतर। और एक टाइम लिमिट भी तो होता है, इकोनॉमी में हर चीज़ टाइम से चलती है। तो टाइम ऐसा तो नहीं 10 साल पहले जो उत्पादित किया था। तो एक वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या देखा जाएगा, कुल मौद्रिक मूल्य क्या है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना उसका मूल्य क्या है, ये देखा जाता है। किसने बनाया ये मायने नहीं रखता, बस भारत की सीमा के भीतर एक साल में होना चाहिए। उसके बाद है जीबीए। जीबीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या मतलब हुआ, यह अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, उद्योग हो या सेवा हो, उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ा गया मूल्य दिखाता है। अब ये क्या हुआ मूल्य, जैसे कि कृषक ने क्या किया, गेहूँ किया और उसके बाद क्या हुआ, उसने उसे बेचा तो आटा बना, प्रोसेस हुई कि नहीं, तो प्रोसेस हुई और आटे के बाद क्या बना, ब्रेड बना। तो अब यहाँ पे मान लो ये 10 रुपये किलो था और उसके बाद आटा कितना हुआ 12 और ब्रेड कितना हुआ 15। अब ये वैल्यू एडिड ही तो हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस लगी है, किसी की मेहनत लगी है, कोई इंडस्ट्री लगी है। तो इसमें क्या देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू कितना ऐड हुआ है। तो जीबीए का मतलब वैल्यू एडेड। एक और एग्जांपल से समझते हैं, कुर्ता बनाने वाले से। तो मान लो रामू एक किसान था, उसने क्या किया, कपास को उगाया। अब उसने कपास को तो उगा दिया, पर कपास के बाद उसे नहीं पता था क्या क्या किया जाएगा कपास का। तो उसने क्या किया, 10 रुपये में कपास को बेच दिया। अब कपास को उसने 10 में बेचा। एक कंपनी थी जो कपड़ा बनाती थी, उसने क्या किया, कपास को खरीद लिया और उस कपास से कपड़ा बना दिया और उसका मूल्य क्या कर दिया, 30 रुपये कर दिया, क्योंकि उसने अपनी प्रोसेस करी ना। तो 10 वाली चीज़ अब 30 की हो गई। फिर कपड़े को खरीद लिया एक दर्जी ने, और दर्जी ने क्या किया, उस कपड़े को क्या कर दिया, कपड़े को सिल दिया है, कपड़े से सूट बना दिया और उसका रेट कर दिया 50 रुपये। तो ये क्या हुआ, तीनों स्तर पे जो वैल्यू एडेड हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू कितने की एडेड हुई, 20 की, यहाँ पे कितना 20 का। तो यही होता है जीबीए। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जीबीए कैसे निकालते हैं, जैसे किसान का जीबीए तो उसका क्या है, 10 रुपये ही तो है, क्योंकि कपास का मूल्य जो था वही उसका रेट था। उसके बाद फैक्ट्री में क्या है, तो फैक्ट्री में क्या होंगे, एक तो लागत निकाल देंगे, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने 10 का कपास खरीदा था तो उसकी लागत माइनस कर देते। अब लागत के बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 20 रुपये, फैक्ट्री का जीबी होगा। ऐसे ही दर्जी का भी 20 रुपये जीबी होगा, क्योंकि उसने 30 का कपड़ा खरीद के 50 का किया था। तो ये देखा। तो अगर हम कहें तो जीबीए क्या हो गया, जो टोटल बीच में रुपए था, 10 किसान का, 20 फायदे का और 20 फायदे का, ये हो गया क्या, जीबीए, कुल जीबीए। अब जीडीपी कैसे निकालते होंगे, जीडीपी सिर्फ कुर्ते का मूल्य देख लेगा, तो कुर्ते का मूल्य तो 50 ही है। तो जीडीपी में क्या जोड़ेंगे, लास्ट वाला, क्योंकि जीडीपी में क्या जोड़ते हैं, लास्ट की चीज़ जोड़ते हैं। तो वहाँ पे सीधे 50 जोड़ेंगे, जबकि जीबीए में ये भी देखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले। अब देखें, अगर फॉर्मूला देखें जो जीडीपी का होता है, तो जीडीपी इजुकल टू होता है जीबीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जीडीपी में सीधा हमने क्या देखा था, कुर्ता देखा, मतलब यहाँ पे जो लास्ट में बना कुर्ता अंतिम वस्तु वो देख ली थी जीडीपी में। अब उसमें पहले से जीबीए तो ऐड थी ना, तो जीबीए ऐड कर दी, प्लस उसमें कुछ टैक्स भी तो लगे होंगे सरकार के। अगर इन लोगों ने 20-20 रुपये बचाए थे तो 20 में से 2-4 रुपये तो टैक्स सरकार ने लिए होंगे। पर कभी कभी सरकार सब्सिडी भी तो देती है, तो सब्सिडी देती है, जैसे बिजली पे सब्सिडी दे दी, किसी और चीज़ पे सब्सिडी, पानी पे, तो सब्सिडी भी देगी। तो सब्सिडी तो मतलब कंपनी का फ़ायदा हुआ, मतलब उसे वो चीज़ बचेगी, तो वो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीबीए प्लस टैक्स जो उसे देना होगा उस कंपनी को, माइनस सब्सिडी जो सरकार उसे देगी। तो इसे ऐसे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से, जैसे कि सरकार ने क्या किया था, वो 50 रुपये का सामान बन के तैयार हो गया था, 50 का कुर्ता बन गया था। अब 50 रुपये के कुर्ते पर सरकार ने कहा कि भाई
₹10 टैक्स लगेंगे। कितना रुपए? ₹10 टैक्स लगेंगे। अब उसका मूल्य कितना होगा? ₹60 मूल्य होगा। फिर सरकार ने क्या किया, ₹5 उस पर सब्सिडी दे दी। मतलब जो उसका टोटल बिल आया था उस पर ₹5 सरकार ने सब्सिडी दे दी, कुछ छूटें दे दी। तो छूटें देने के बाद जो लास्ट में बचा वो 55 बचा। तो जीडीपी कितनी हो गई? 55 हो गई यहाँ पे। तो जीडीपी क्या देखा हमने, जो जीबीए था वो तो उतना ही रहा 85, पर जीडीपी कितनी हो गई? 55 हो गई, क्योंकि उसमें से टैक्स माइनस सब्सिडी जोड़ दिया गया। तो टैक्स जोड़ दिया गया, सब्सिडी घटा दी गई। तो हमें क्या पता चला, जीबीए से हमेशा बड़ा क्या होता है? जीडीपी बड़ा दिखेगा हमें। तो फॉर्मूला याद रखना है, जीडीपी से बड़ा, जीडीपी बड़ा होगा, जीबीए छोटा होगा, क्योंकि इसमें टैक्स और जुड़ जाता है। तो ये देखा। उसके बाद इनमें दोनों में अंतर देखें तो जो जीडीपी होता है वो अंतिम उत्पाद पे लगता है। अंतिम ही तो लास्ट में सूट तैयार हुआ था, तो अंतिम पे लगता है। और कर और सब्सिडी जीडीपी में शामिल करते हैं, बिल्कुल शामिल कर रहे थे। उपयोग क्या होता है, अब जब भी हम कभी किसी देश के देखते हैं, किसी देश कंट्री का जब नाम लेते हैं तो उसकी जीडीपी को ही तो देखते हैं कि अमेरिका की जीडीपी इस ग्रोथ से बढ़ रही है। तो समग्र अगर इकोनॉमी का आकलन करना हो तो जीडीपी को देखा जाता है। विपरीत में जीबीए अगर देखें तो उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ा गया मूल्य ही तो होता है, कितना मूल्य जोड़ा गया, ये जीबीए होता है। इसे शामिल नहीं किया जाता किसे? टैक्स और सब्सिडी, क्योंकि अभी तो हमने देखा उसमें कोई टैक्स नहीं जोड़ा जा रहा था ना, सब्सिडी जोड़ी जा रही थी। साथ ही जीबीए सेक्टर को दिखाता है कि मान लो इकोनॉमी सेक्टर में, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, एनर्जी का सेक्टर, टेक्सटाइल का सेक्टर। तो सेक्टर वाइज ग्रोथ अच्छी देखनी हो तो जीबीए देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड सेक्टर में ही तो होगा ना, तो कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। पर पूरी जीडीपी देखने से पूरे इकोनॉमी का पता चल जाता है। तो ये हमने अंतर देखा। तो अंतर क्या है, बस यही रहेगा कि दोनों के बारे में सेक्टर वाइज और पूरा याद रखना है। इसमें टैक्स वगैरह सब्सिडी और इसमें सेक्टर वाइज देखना हो तो जीबीए का कराना होगा। तो अब अगर किया जाए, कहा जाए सरकार उद्योगों पे अगर फोकस करनी किसी विशेष उद्योग पे, तो क्या करना होगा, जीबीए को बढ़ा देना होगा ना। कृषि का जीबीए बढ़ रहा है मगर उद्योग नहीं बढ़ रहा है, तो सरकार उद्योग पर फोकस करना चाहिए। यही तो इससे पता चलेगा। मतलब क्या हुआ, कृषि का जीबीए बढ़ रहा है, मतलब कृषि में तो वैल्यू एडिड काफ़ी हो रही है, किसान काफ़ी कर रही है सब, पर इंडस्ट्री नहीं। तो सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी कि इसमें भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो याद रखने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं कि जीडीपी दुकान का भाव होता है, जो लेने जा रहे हैं लास्ट में दुकान पर बिल कटवा रहे हैं, वो जीडीपी है। जबकि जीबीए क्या होता है, मजदूरी प्लस मुनाफा, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं होते हैं ना सब्सिडी है। तो ये देखा। अगला टर्म जो यूज़ होता है वो कैपेक्स होता है। तो कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि जब कभी, कैपिटल का मतलब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत, अब व्यय दोनों कैसे होते हैं, राजस्व भी तो होता है व्यय, राजस्व है, और एक पूंजीगत होता है, पूंजीगत मतलब कैपिटल। अब इसका मतलब क्या हुआ दोनों का अंतर, जब बात करें पूंजीगत की, कैपिटल, तो कैपिटल व्यय ऐसा व्यय होगा जब किसी की संपत्ति अर्जित हो रही होगी। संपत्ति का मतलब क्या हो रहा है, उसकी आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब आने वाले समय में वो उसकी संपत्ति में ऐड हो जाएगा। जबकि जो राजस्व व्यय होता है वो ऐसा व्यय होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल से खरीदा, मान लो किसी कंपनी ने, कोई ये इन्वेस्टर है, इनने इन्वेस्ट किया आके भारत की किसी कंपनी में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी। अब असल में इनका इन्वेस्टमेंट क्या था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। जो बड़ी फैक्ट्री लगी वो असल में इन्हें फ़ायदा देंगी। ऐसे ही सरकार का देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। तो सरकार ने मान लो दीर्घ, और ये कैपिटल हमेशा दीर्घकाल के लिए होगा, क्योंकि जब व्यय किया जाता है तो लंबे समय के लिए किया जाता है। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा, जैसे सरकार ने मशीनें खरीद दी, मान लो इमारतें बनवा दी, सड़कें बनवा दी। अब अगर सरकार ने सड़कें बनवा दी हैं तो सड़कें कोई ऐसा तो है नहीं 2 दिन बाद ख़राब हो जाएंगी, सड़कें तो दशकों तक सरकार को टैक्स देंगी। तो ये सब क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होते हैं। तो सरकार का जैसे नया हाईवे है, या किसी कंपनी ने नई फैक्ट्री खरीद ली है, अब उसने फैक्ट्री खरीदी तो अभी व्यय तो हुआ है, पर वो फैक्ट्री उसे फ़ायदा भी तो देगी ना। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें एक तरीके से संपत्ति अर्जित हो रही होती है। तो ये याद रखना है। उदाहरण के लिए अगर इन्हें एग्जाम्पल से समझें तो ढाबा वाले राजू की कहानी से समझ सकते हैं। कैसे ऐसे कि मान लो उसने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और एक राजस्व व्यय किया, जिसे ओपेक्स कहते हैं। तो ओपेक्स मतलब राजस्व व्यय, और कैपिटल एक्सपेंडिचर देख ही लिया। तो उसने मान लो क्या हुआ, उसका मान लो दुकान ढाबा नहीं चल रहा था, तो उसने 20,000 रुपये में क्या चूल्हा खरीद लिया, एक नया चूल्हा खरीदा 20,000 रुपये में, और 50,000 की उसने बेंचें लगवा दी। अब अगर सोचो कि चूल्हा खरीद लिया, तो चूल्हा तो उसका लॉन्ग लाइफ हो गया ना,
मतलब सालों तक चलेगा, तो उसने एक बार खरीद लिया तो रोज़ उस चूल्हे पे कब कमाएगा उससे बना के कुछ। ऐसे ही ये ढाबा में जो नई बेंचें लगवा दी 50,000 की, अब बेंचें ऐसा तो है नहीं वो ख़राब हो रही हैं, बेंचें तो ये चलती रहेंगी ना, तो लंबे समय तक के लिए हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कैपेक्स का मकसद क्या होगा, ढाबा की क्षमता और आमदनी बढ़ाना, क्योंकि नई बेंचें लोगों को आकर्षित करेंगी और ढाबा की क्षमता भी बढ़ेगी। जबकि ओपेक्स होता है राजस्व, मतलब कौन सा व्यय, जो सीधे व्यय हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं, जैसे रोज़ाना की सब्जी पे व्यय उसने कर लिया। अब जो यहाँ पे अब बेंच है, चूल्हा दिख तो रहा है, पर जो सब्जी खरीद लाए, मसाले खरीद लाए, ये व्यय दैनिक खर्च है। तुरंत तो फ़ायदा मिलेगा, मतलब तुरंत बेच के फ़ायदा, पर बाद में क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो ख़राब हो गई, मतलब सब्जी और मसाले का, ये देखा हमने। उसके बाद है कैपेक्स और के और उदाहरण देखें, जैसे कि सरकार ने इंफ्रा पे जो भी खर्च करेगी, इंफ्रा और डेवलपमेंट में, वो सब कैपेक्स में ही आ जाएंगे। जैसे रेलवे लाइन बिछा दिया, अब जैसे बुलेट ट्रेन चला दी, स्कूल हॉस्पिटल बनवा दिए, सोलर प्लांट लगवा दी, ये सब लॉन्ग टर्म के ही तो है, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में माने जाएंगे। सरकार ने पिछले वर्ष क्या किया था, इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ा के किया था, तो ये देखा हमने। अब कैपेक्स क्यों ज़रूरी होता है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लो स्कूल बना दिया, हाईवे बना दिया, तो वहाँ लोगों को रोज़गार भी तो मिलेगा ज़्यादा, तो रोज़गार बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन का मतलब क्या हो, नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से कार्य क्षमता भी तो बढ़ेगी ना। अब नई फैक्ट्री में नई मशीनें लगा दी, अब मशीनें मान लो पहले 10 कोई प्रोडक्ट बना पा रही थी, अब वो 12-15 बना पाएंगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अच्छे से काम करेगी। दीर्घकालिक विकास हो जाएगा, क्योंकि अगर तुरंत का विकास भले ही राजस्व से हो जाए, पर अगर दीर्घकाल का विकास करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो ये देखा, दोनों की तुलना भी हमने देखी, ये तत्काल लाभ देता है, ये भविष्य का लाभ देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तुरंत खर्च हो जाएगा, ये लंबे समय के लिए चलेगा। अब जैसे वेतन दिया, बिजली का बिल दिया, ये सब किस में आ जाएंगे, राजस्व व्यय में आ जाएंगे, क्योंकि वेतन दिया, हालांकि वेतन जिसे दिया उसने कुछ बनाया तो होगा ही ना, पर वेतन देने के बाद सीधा तौर पे तो चला गया रुपए। अब और ऐसे ही बिजली का बिल हो गया, तो ये सीधे तौर पे तो चले गए, तो ये हमने देखा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा हमने क्या क्या, लॉन्ग टर्म होता है इसमें, एक तो लॉन्ग टर्म होता है, एक कैपेक्स में एक्सपेंडिचर होगा, तो ये हमने देखा। उसके बाद है यूपीएससी के लिए जो मेन है, तो बजट में विश्लेषण करें तो सरकार कैपेक्स बढ़ाने से जीडीपी ग्रोथ और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नॉर्मल सा है कि 2023 में कैपेक्स बढ़ने से स्टील इंडस्ट्री में बढ़ावा मिला था, तो कैपेक्स बढ़ने से जीडीपी में ग्रोथ होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। फिजिकल डेफिसिट पे क्या पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ सकता है, मतलब जो घाटा है सरकार का, वो घाटा तो बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार नई बिल्डिंग बना रही, नई फैक्ट्री, तो सरकार उधार लेके बना सकती है, तो ये घाटा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, कैपेक्स बढ़ने से परिवहन, ऊर्जा, ये सेक्टर में निवेश बढ़ता है, तो ये देखा हमने। तो कैपेक्स क्या है, संपत्ति पर खर्च हो जाएगा, और ओपेक्स क्या है, जो राजस्व व्यय है, वो रोजमर्रा पर खर्च देखा जाएगा। अगली जो टर्म यूज़ हुई है वो है खुदरा महंगाई और डब्ल्यूपीआई, थोक महंगाई। तो ये क्या है, थोक महंगाई, महंगाई और खुदरा महंगाई। थोक, थोक का मतलब क्या होता है, होलसेल। होलसेल कौन होते हैं, जो बड़े ग्राहक होते हैं, वो होलसेल। खुदरा मतलब आम जन, तो खुदरा महंगाई जो देखेगी वो आम जन की महंगाई देखेगी। तो रिटेल इन्फ्लेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसे देखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो इनका जो इंडेक्स निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, ग्राहक, तो ग्राहक होता है खुदरा वाला। तो जब आम उपभोक्ता कोई चीज़ खरीदता है और उसमें क्या होता है, जैसे सब्जियां, किराया, दवाई, इनमें अगर बढ़ोतरी होगी, तो अगर इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी तो हम क्या देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे प्याज का रेट बढ़ जाता है, अब प्याज 20 से 40 हो गया, मतलब सीपीआई बढ़ जाएगा। पर थोक पे देखें तो थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, कच्चा माल और ईंधन के रेट बढ़ने चाहिए, क्योंकि थोक का रेट तो तब कब तय होगा, जैसे हमने देखा अब गेहूँ आया, अब गेहूँ पहले 10 आता था, अब गेहूँ 12 आया, तो थोक का रेट बढ़ गया, कच्चे माल का रेट बढ़ गया। अब कच्चे माल का रेट बढ़ेगा तो ब्रेड का जो 15 का आ रहा था वो 20 का आएगा, तो असल में होलसेल का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो कंज्यूमर पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। पर होलसेल में क्या देखते हैं, कच्चा माल और ईंधन। ऐसे ईंधन का मतलब, जैसे ट्रक पहले 100 रुपये लेता था एक जगह से दूसरी जगह लाने के, पर हो गया गया इसी बीच जो डीजल है उसका रेट महंगा हो गया, डीजल महंगा तो 120 मांगेगा, तो असल में 120 अगर ट्रक लेगा तो कंपनी वाला भी तो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसका रेट तेज मतलब बढ़ा देगा। तो ये सारी कीमतें किस में आ जाती हैं, होलसेल वाले में। तो होलसेल में क्या आता है, जैसे स्टील की कीमत बढ़ने से कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये सब होलसेल में आ जाएगी। घाटा कंज्यूमर को ही होगा लास्ट में जाके, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से थोड़ी ना देगा, तो प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो होलसेल जब बढ़ता है तो कंज्यूमर बढ़ ही जाएगा, बाकी कंज्यूमर और अलग से भी बढ़ जाते हैं।
अब ऐसे ही उदाहरण समझते हैं कि आलू का भाव 10 रुपये चल रहा था होलसेल में, मतलब होलसेल में ऐसे समझो, होलसेल में आलू का भाव 10 था। तो एक होलसेलर ने आके, मतलब होलसेलर मतलब किसान समझ सकते हैं, एक थोक बाजार में, मतलब उसने 10 रुपये का आलू बेच दिया, किसान लेके आए और थोक बाजार में उसने 10 रुपये का बेच दिया, तो बेचा। उसके बाद क्या हुआ, थोक विक्रेता ने उसे, अब जो जिसने खरीदा था सबसे पहले मंडी में, उसने खुदरा विक्रेता को बेचा, मतलब बड़ी मंडी से छोटी मंडी में आने के लिए वो 10 वाला 12 का हो गया, 12। अब क्या हुआ, अब ग्राहक उसे 20 रुपये में खरीदेगा ना, तो ग्राहक उसे ये, अब जब 20 रुपये में खरीद रहा है तो किस में जोड़ा जाएगा, सीपीआई में। जब वो दुकान पे रेट में आ गया तो ये सीपीआई में जोड़ा जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर 20 में खरीद रहा है। ऐसे ही अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट से डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा, और अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा तो सीपीआई नॉर्मल सी बढ़ेगा। तो अगर इस दौरान अगर कुछ रेट चेंज हो रहा है तो मार्केट में रेट अलग से चेंज हो ही जाएगा। तो दोनों की तुलना देख लेते हैं। कंज्यूमर वाला है वो आम जन को देखता है, ये बड़े जन को देखता है। पर वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं, मतलब कितनी वस्तुओं से सीपीआई आंका जाता है और कितनी वस्तुओं से डब्ल्यूपीआई आंका जाता है। तो 299 वस्तुएं प्लस सेवाएं भी होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि इनका भी तो रेट बढ़ जाता है, एजुकेशन की फ़ीस बढ़ गई, फॉर्म की फ़ीस बढ़ गई, तो ये सब चीज़, तो 299 वस्तुएं और सेवाएं इसमें ऐड होती हैं कंज्यूमर वाले में। पर जब होलसेल देखते हैं तो होलसेल में ज़्यादा और चीज़ें ऐड होती हैं, क्योंकि देखो कंज्यूमर जब कोई चीज़ को खरीदता है, मान लो कंज्यूमर ने बर्गर खरीदा है, ऐसा मान लेते हैं। अब बर्गर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट डले होंगे, उसने अलग अलग से थोड़ी ना खरीदा, धनिया मिर्च सारी चीज़, उसे तो बना हुआ मिल गया। तो जब थोक वाले पे देखते हैं महंगाई, तो उसमें ज़्यादा वस्तुएं होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वस्तुएं यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ लगभग लगभग डबल से भी ज़्यादा दिख रहा है हमें, 300 से 600 700 हो रहा है। तो बस पूरा संख्या भले ही ना याद करना, बस ये याद रखना होलसेल में वस्तुएं थोड़ा ज़्यादा रहेंगी। पर जब सेवाओं की बात आएगी तो कंज्यूमर में देखा जाएगा। दोनों का आधार वर्ष, मतलब कब से हम तुलना करते हैं कि महंगाई बढ़ रही घट रही, तो 2011-12 आधार वर्ष है, मतलब आधार वर्ष ये अभी, हालांकि ये चेंज होने वाला है, पर अभी तो यही है। उसके बाद देखें कि अभी के आंकड़े क्या कहते हैं, जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनके अनुसार जो सीपीआई है कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर 2023 अक्टूबर के लास्ट में सब्जियों का उछाल हुआ था, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 4.87% बढ़ा है। जबकि अगर होलसेल देखें, होलसेल गिरा है, क्यों, कच्चा तेल का कीमत नीचे आई है। अब सोचो कच्चा तेल मतलब डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, तो ट्रक वाला 80 रुपये में ही आने को तैयार हो जाएगा जो 100 मांग रहा था। तो ऐसे ही है, अब एक देश से दूसरे देश में सामान आ रहा है तो सस्ता आएगा। तो होलसेल तो गिरा है, पर कंज्यूमर वाला रेट तो अलग अलग तैयार हो ही आते हैं, क्यों, सब्जियों के रेट बढ़ गए थे। तो यही वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है सीपीआई, महंगाई में मुख्य कारक क्या होते हैं, क्यों कंज्यूमर का रेट बढ़ जाता है। जैसे सबसे मेन होता है हमारा रेट बढ़ने का कि खाद्य सामग्री महंगी हो जाती है, टमाटर प्याज ऐसे आम हो जाते हैं, ईंधन बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल बढ़ा, सीधे कंज्यूमर पे ही बढ़ जाता है, आम इंसान पे। सप्लाई चेन में बाधा आ जाती, मान लो अब गेहूँ कम पड़ जाए, सब्जी कम पड़ जाए, टमाटर कम पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ें, जैसे बारिश हो जाए कहीं, अब सप्लाई नहीं हो पा रही तो रेट बढ़ जाएंगे। वैसे ही मांग आपूर्ति असंतुलन हो जाए, मांग का मतलब मांग ज़्यादा हो जाए, जैसे फेस्टिवल सीजन में कुछ सब्जी वगैरह कुछ प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा हो जाती है, जब कोई अपने यहाँ उत्सव होते हैं या शादी समारोह होते हैं, तो मांग बढ़ने से क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ सकती है। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं। महंगाई का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आरबीआई की भूमिका। तो सीपीआई बढ़ने पर आरबीआई जो है वो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या हो जाएगा कि बढ़ा है, मतलब महंगाई बढ़ी है। अब आरबीआई को लगा महंगाई बढ़ रही है, अब आरबीआई इसे कम करना चाहे महंगाई, तो आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एक साधारण सा रेपो रेट। आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है मतलब कर्जा क्या हो जाएगा, बैंक लोन महंगा हो जाएगा। अब वो महंगा हो जाएगा तो मांग घट जाएगी ना, जो लोन सस्ते पर लेके अभी खरीद रहे थे, अब जब लोन महंगा हो गया तो क्या होगा, लोन कम दिया जाएगा, तो महंगाई कैसी हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। मतलब रेपो रेट सीधे महंगाई को कंट्रोल भी कर सकता है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। आम आदमी पर असर क्या हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ने से खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर तो घटती है, क्योंकि पहले मान लो 10 चीज़ें आती थी उतने में 8 ही आ रही, तो परचेसिंग पावर घटती है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा।
तो क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखिए। सरकारी उपाय क्या कर सकते हैं सरकार महंगाई को रोकने के लिए, एक तो बफर स्टॉक बना दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल महंगाई सीपीआई दिखती है वो बफर स्टॉक के कारण दिखती है, क्योंकि बफर स्टॉक सही से होता नहीं तो सब्जी और इनके रेट एकदम से बढ़ जाते हैं। आयात निर्यात नीति, कि आयात वगैरह जैसे जब ज़रूरत हो तो आयात करो, जब ज़्यादा हो निर्यात करो, तो ये सारी चीज़। सब्सिडी दे सकती है सरकार, जब महंगाई हो तो ऐसे उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं, ऐसे ही सब्सिडी सरकार दे कई चीज़ों पे, तो है। उसके बाद है जीएसटी दरों में कमी कर सकती है सरकार, तो ये देखा हमने। तो मेन चीज़ क्या हो जाएगी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का हमें अंतर देखना। और आरबीआई की भूमिका क्या होती है, बिल्कुल आरबीआई ब्याज दर, सीआरआर, एसएलआर के माध्यम से इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता आता है, तो कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो सीपीआई से खाद्य और ईंधन को हटा दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो कोर इन्फ्लेशन होता है ये इंपॉर्टेंट भी होता है काफ़ी। तो ये कोर है। अब देखो, सब्जी का रेट आज 10 रुपये चल रहा है, हो सकता है कल 12 हो जाए। ईंधन का रेट आज 99 पेट्रोल चल रहा है, कल हो सकता है 101 हो जाए। इनके रेट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे हो जाते हैं, सब्जी और ईंधन वगैरह के। तो इन अगर कोर इन्फ्लेशन निकालना हो तो इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके रेट आज, अब ऐसे रोज़ रोज़ तो इनका रेट एडजस्ट करेंगे नहीं। तो अगर कोर निकालना हो तो खाद्यान्न और ईंधन के रेट को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अस्थिरता लाते हैं, और अस्थिरता को कम करना है तो खाद्यान्न और ईंधन को हटाने के बाद जो इन्फ्लेशन निकलेगा वही कोर इन्फ्लेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि खाद्य और ईंधन को हटा दिया जाए, तो ये हमने देखा। उसके बाद है कॉम, ये वाला देख ही लिया अभी, कंज्यूमर वाला आम इंसान का, और कच्चा माल होलसेल वाला हो जाएगा। जैसे कि यूक्रेन वॉर के बाद डीजल महंगा हुआ, डब्ल्यूपीआई वाला, डब्ल्यूपीआई बढ़ा तो सीपीआई बढ़ गया, ऐसे ही होता है ये। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें, जब महंगाई हेडलाइन बनती है, तो महंगाई ऐसे हेडलाइन बनती है कि अभी देखा हमने एक कोर इन्फ्लेशन। अब देखो, जैसे एग्जांपल सोचो कि सुबह सुबह चाय पर बैठे और मतलब चाय बनाने बैठे और देखा दूध महंगा हो गया, अब चीनी के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर महंगा होगा, तो क्या हो जाएगा, हेडलाइन नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब ये जो मेन चीज़ें हैं जो डेली यूज़ वाली, ये चीज़ें दूध, चीनी, गैस सिलेंडर, ये महंगा हो गया, तो ये हेडलाइन न्यूज़ में निकलेगी ना, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को अगर समझें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, गैस, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, ये रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती यही तो आम इंसान की हेडलाइन होती हैं, तो इन्हें कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो साधारण भाषा में क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कुल मिलाकर महंगाई की ताज़ा रिपोर्ट कार्ड है, उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, आम जनता इस्तेमाल करती। कोर वाले में नहीं हटा दिया जा रहा था खाने पानी की चीज़ें, डीजल, जबकि हेडलाइन में यही चीज़ें जोड़ी जाती है, क्योंकि इंसान की हेडलाइन तो इन्हीं से बनती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो क्या है, जब सभी चीज़ों का दाम बढ़ता है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, और दाम गिरता है तो ये भी ठंडा पड़ जाएगा। तो जब सब चीज़ महंगी हो रही होगी तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी महंगा हो जाएगा। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों ऐसा होता है, तो जैसे मानसून का प्रभाव, तो मानसून ख़राब हो रहा है तो अनाज सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई उतार चढ़ाव आया, पेट्रोल डीजल महंगा सस्ता हुआ, तब भी हो जाएगा। सरकार की नीति, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई कम हो जाएगी या महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, तब भी हेडलाइन इन्फ्लेशन बना। तो ये देखा, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाम कोर इन्फ्लेशन, ये दोनों टर्म को यूज़ करना, ये काफ़ी बार प्री वगैरह में आती है और मेंस में भी इनका यूज़ कर ही सकते हैं। तो हेडलाइन में खानी पीने की चीज़ें और ऊर्जा को जबरन शामिल, मतलब इन्हें ही तो शामिल मेन है इनका टारगेट, जबकि कोर निकालना हो तो इन्हें ही हटा दिया जाता है। तो बस इतना सा अंतर है इनमें से। तो याद कैसे रखते हैं, हेडलाइन पूरी खबर होगी, कोर में खबर की आत्मा होगी, जो मेन मेन चीज़ें होगी। तो कोर में पूरी खबर होगी, जैसे न्यूज़पेपर ये निकला तो न्यूज़ क्या बनेगी, हेडलाइन बनेगी, जबकि कोर वाला नहीं होगा इसमें। अब देखें बीएसई पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात, जैसे अपना शेयर मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, पर जीडीपी नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये बबल के रूप में क्रिएट है, कभी गिर सकता है। क्योंकि अगर शेयर बढ़े ठीक है, पर मार्केट बढ़ रहा है सही है, पर मार्केट के साथ जीडीपी तो बढ़नी चाहिए, देश भी तो तरक्की करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि बीएसई पूंजीकरण और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका पूंजीकरण बढ़ रहा है, पर देश की जीडीपी अभी नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो सोचो एक ऐसा कि जैसे एक आम आदमी है, उसके पास ढेर सारी महंगी घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब है, पर बैंक बैलेंस ही नहीं है। तो वही अभी देश में चल रहा है थोड़ा, कि बीएसई बढ़ रहा है, मतलब सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, एक व्यक्ति है उसके पास महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी है, पर बैंक में रुपए नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्थिक रूप से तो वो मजबूत है नहीं, वो कमज़ोर है। तो यही चीज़ अपने यहाँ अभी मार्केट में दिखती है। तो बीएसई पूंजीकरण अगर देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भारत का क्या, पूरे एशिया में ही सबसे पुराने में से एक्सचेंज है।
उसके बाद पूंजीकरण क्या है, तो इनमें लिस्टेड सभी कंपनियों का जो मूल्य है वो पूंजीकरण कहा जाता है। मतलब इन कंपनियों का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ एक्सटर्नल मतलब अंदर से कुछ ऐसा फ़ायदा भी नहीं चल रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, इन कंपनियों का बहुत ज़्यादा मांग जनरेट हो रही, पर इनके शेयर बढ़ते चले जा रहे। तो यही चीज़ मार्केट में पूंजीकरण तो बढ़ रहा है, तो वही चीज़ है इसमें। अब क्या हो जाएगा, अब ये एकदम से पूंजीकरण चूंकि बढ़ रहा है, अगर मंदी ऐसी सिचुएशन आई तो एकदम गिर जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। अगला है जीडीपी अनुपात क्या होता है, तो जीडीपी अनुपात कैपिटल जो होता है मार्केट कैप टू कैपिटल रेशियो, तो रेशियो तो वही है ना जो अभी बताया कि जीडी मतलब बीएससी का मार्केट कैप डिवाइडेड बाई जीडीपी, और परसेंटेज में चूंकि निकालते हैं तो इंटू 100। तो अगर मार्केट में जो अभी चल रहा है रेट, मतलब मार्केट शेयर मार्केट बढ़ रहा है प्लस जीडीपी का अनुपात से ही तो हम तुलना करेंगे ना, और 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना, क्यों, क्योंकि जीडीपी बढ़े तब तो ये अच्छा लगेगा बढ़ते हुए, तो अगर पर इनका रेशियो निकालना हो तो ऐसे ही निकालने का। तो जीडीपी अनुपात क्या है, ये एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि शेयर बाजार की असली वैल्यू क्या है। तो असली वैल्यू तो तभी निकलेगी अब जीडीपी बढ़ रही हो, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ओवर वैल्यूएशन में क्या होता है, अनुपात ज़्यादा हो जाए तो शेयर एकदम से महंगा होता है चले जा रहे हैं आजकल, तो यही है। अब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ये दिया कितना था, तो ये है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वॉरेन बफे ने ही ये दिया था कैप टू जीडीपी रेशियो, मतलब कैपिटल टू जीडीपी रेशियो भी कहा जाता है इसे। वॉरेन बफे मतलब बफे इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वॉरेन बफे इस इंडिकेटर को मार्केट वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मार्केट में पता लगा सकते हैं कि भाई देश में तरक्की का माहौल है अगले कुछ महीने में कि कभी भी गिर सकता है, तो ये सब पता कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए क्या यूज़ करेंगे अब, जीडीपी आपकी असली सैलरी है जीडीपी, जबकि मार्केट जो है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पर तो बहुत हवाबाजी हो ही जाती है, पर जीडीपी असली सैलरी है, तो ये है। अब वास्तविक जीडीपी असली कमाई है, तो वही जो चीज़ है कि असली कमाई, जैसे कि एग्जांपल देंगे 2010 से 10 में 100 रुपये की एक थाली आती थी खाने की, दो मतलब थाली आने का मतलब है मान लो घर पे भी तैयार करें तो इसमें 100 रुपये का यूज़ हो रहा था, 25 में वही थाली 200 रुपये की हो चुकी है। अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी गई है, मतलब जो इंसान पहले 100 कमाता था 2010 में, अब वो 200 कमाने लगा है, या वो 1000 कमाता था 2000, नहीं ऐसा नहीं है। कीमतें बढ़ने से सामान महंगा हुआ है, कीमतें चूंकि बढ़ गई, किस सैलरी थोड़ी ना इंसान की इतना ज़्यादा चेंज आया है कि 200 सीधा डबल हो गया है, पर क्या होगा चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो इस वजह से ये हमें रेट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो महंगाई बढ़ने से सामान महंगा हुआ है, लेकिन अगर असली प्रगति जाननी हो तो हम ये देखेंगे कि जीडीपी डबल हो गई है। अगर जीडीपी डबल हो रही है तो अगर रेट थाली के डबल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है तो देश तरक्की पे है ही है, तो मतलब सैलरी भी बढ़ रही होगी। तो ये देखते हैं हमने वास्तविक जीडीपी क्या होती, तो वास्तविक जीडीपी तो तभी पता चलेगी ना जब हम क्या करेंगे, उसमें से उन चीज़ों को हटा देंगे, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह को, गलत जगह मतलब जो मार्केट में वैल्यूएशन ख़राब करते हैं। तो जीडीपी की परिभाषा देख लिए, एक साल में पैदा हुए जो सभी वस्तु और सेवा होते हैं एक देश के भीतर, उनकी कुल वैल्यू। पर इसमें महंगाई का भी तो प्रभाव होता है, लेकिन इसमें महंगाई का असर भी होता है और कृत्रिम रूप से ये ज़्यादा लगने लगता है। अब देखो मान लो 100 रुपये की थाली थी, अब 200 रुपये की थाली हो गई, और ऐसी 100 थाली डेली बेच रहा है एक होटल वाला, तो उसकी जीडीपी बढ़ती नज़र आएगी कि वो तो भाई उसने इतनी तरक्की कर ली है, और देश की भी जीडीपी बढ़ती नज़र आएगी। पर ये कृत्रिम रूप से ही तो है, असल में तो केवल प्रोडक्ट महंगे हुए इस वजह से। तो वास्तविक जब जीडीपी निकालते हैं तो महंगाई को हटा देते हैं। अब हो सकता है कि उस 100 रुपये वाली चीज़ में 30 रुपये महंगाई बढ़ी हो, 70 केवल जीडीपी का रहा हो, तो महंगाई को हटा देते हैं। तो जीडीपी किसी आधार वर्ष की कीमतों पर गिनते हैं, जैसे 2011-12, तो जीडीपी कीमतों के आधार पर गिनते हैं, तो वास्तविक जीडीपी हमें मिल जाती है। तो हम उस आधार वर्ष से तुलना करेंगे कि रियल जीडीपी में क्या अंतर आया है। तो अगर वास्तविक जीडीपी देखें रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी में क्या हुआ, सकल नाममात्र जीडीपी मतलब नाममात्र जीडीपी बटे जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू 100। तो नाममात्र में क्या हो जाता है, जो ऊपर हम लिखते हैं मतलब जीडीपी निकालने के लिए जो वास्तविक जीडीपी, उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम ऊपर बटे में, तो नॉमिनल जीडीपी लिखते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, मौजूदा बाजार, जो मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी, मतलब अभी 200 रुपये की थाली है वो, ये लिखेंगे। प्लस में नीचे क्या महंगाई दर्शाने वाला इंडेक्स, एक इंडेक्स देखेंगे कि उसने बताया 30 रुपये महंगाई भी बढ़ी है, तो ये सारी चीज़, तो ऐसे करके इसे निकाल लेंगे। वास्तविक जीडीपी क्यों जरूरी है, असली विकास तो वास्तविक से ही पता चलेगा ना, कि वास्तविक महंगाई थोड़ी ना, तो महंगाई का प्रभाव भ्रमित कर सकता है, तो भ्रम कम होगा अगर वास्तविक जीडीपी को देखेंगे। आरबीआई नीतियाँ भी सही से बना सकता है। तो नाम मात्र की जीडीपी मतलब इंस्टाग्राम लाइक्स है, और वास्तविक जीडीपी मतलब बैंक बैलेंस है जो हमने देखा। अगला क्या है, सी आर ए आर है। अब आरबीआई बार बार कह रहा है कि सी आर ए आर वाई मेंटेन कर लो, तो सी आर ए आर क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट।
इसका क्या मतलब हुआ, मान लो एक कंपनी के पास 100 रुपये हैं, उस कंपनी ने 70 रुपये क्या कर दिए, लोन दे दिया 70 रुपये, उसके पास 30 रुपये बचे हैं केवल। अब सोचो दूसरी कंपनी है, उसके पास 100 रुपये थे, उसने 50 रुपये लोन में दिए, 50 रुपये उसके बैंक में बैलेंस है। किस कंपनी का अच्छा हुआ स्तर, मतलब वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट इसे ज़्यादा हुआ क्योंकि ये 70 लोन पे, तो ब्याज 70 रुपये मिलेगा, इसे लोन कम मतलब ब्याज कम मिलेगा, पर इसकी स्थिति क्यों अच्छी है, तो क्योंकि इसका जो रिस्क वेटेड असेट है वो ज़्यादा है। रिस्क वेटेड असेट का मतलब कम, मतलब का मतलब क्या हुआ कि रिस्क जो है वो कम है। क्यों रिस्क कम है, अगर सारे लोग रुपए मांगने आ भी गए तो 50 को लोन दिया, 50 उसने अपने पास रखे हैं तो सबका वो चुका देगा, पर अगर 70 वाले का देगा स्थिति तो ख़राब हो जाएगी। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट का मतलब क्या है, जो कैपिटल दी है, कैपिटल कितनी दी, जैसे उसने 70 दी, उसके समक्ष में हमारे पास असेट कितने, कितना बचा रखा है, जैसे 30 इसके पास है, तो बैंक के पास कितनी पूंजी भंडार है, उसे कैपिटल बफर कहा जाता है, जो है डिफ़ॉल्ट होने पर बचा सकता है। मतलब अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई कर्ज ना लौटा ले, तो वो बच सकता है कि नहीं, वो भंडार को दिखाता है, CRAR। तो प्रकार में क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल होता है, एक टीयर 2 कैपिटल होता है, मतलब जो रुपए रखा होता है बैंक के पास दो रूप में होता है, एक टीयर 1 कैपिटल और एक टीयर 2 कैपिटल। तो CRAR क्या हुआ, वह न्यूनतम सीमा है। जैसे सरकार अभी अपना RBI क्या कहता है, भाई 9% रख लो, मतलब 91 रुपये हैं, 100 रुपये तो 91 लोन में उठा दो, 9% कम से कम अपने पास तो रखो ही रखो। जबकि बेसल जो मानक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो कहते हैं कि 92 दे सकते हो, 8 अपने पास बैंक रुपए रखेगा कम से कम बचा के, कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो दे सके। भारत में थोड़ा ज़्यादा क्यों, क्योंकि भारत में थोड़ा ये होता है, रुपए ना लौटाया जाए तो ऐसी चीज़ है। जितना ज़्यादा CRAR होगा, वैसे सोचो उतना बैंक सुरक्षित भी तो होगा। जैसे उसका CRAR कितना था, मतलब पहली वाली बैंक हमने देखा 70 रुपये लोन पे उठाए, 30 ही था, दूसरी वाले ने 50 था, तो इनका जो असेट है वो 50 है। तो जितना ज़्यादा CRAR होगा उतना बैंक सुरक्षित माना जाएगा। हालांकि वही बात है, प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा पहले वाले का। तो यहाँ पे दो टर्म हमने देखे, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। CRAR के दो टाइप होते हैं। तो टीयर 1 कैपिटल होता है कोर कैपिटल। तो कोर मतलब दिख रहा है ना, कोर है, एकदम मूलभूत है, तो बैंक की असली ताकत यही होते हैं टीयर 1 कैपिटल, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर होते हैं। अब सोचो सुरक्षित और स्थिर कैसे होंगे, क्योंकि इन्हें बेचने पर तुरंत रुपए जुटाया जा सकता है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक ने शेयर जारी करके जो पैसा जुटाया है, तो बैंक ने जो शेयर दे दिए अपने, और शेयर से जो बैंक का रुपए रखा हुआ है वो क्या है, वो टीयर 1 कैपिटल में आ जाए। ऐसे ही है, पहला क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर बेच के कंपनी अपने शेयर जारी करके एक रुपए जुटा सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, बैंक कभी भी अपने शेयर बेच सकता है और बैंक के शेयर तो तुरंत बेचे जाएंगे। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टीयर 1 में आ जाएगा। दूसरा टीयर 1 में आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, अब बैंक जो 70 रुपये लोन पे उठा रही है, उस पर रोज मतलब महीने पे ब्याज भी तो आ रहा होगा, मान लो 7 रुपये ब्याज आ रहा है, तो ये उसका मुनाफा हुआ ना। तो जो मुनाफा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग है, और फिर वो बैंक मुनाफा फिर वो लोन पे उठा देती है। तो ये क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। पहले में क्या देगा, शेयर, दूसरे में रिटेन्ड अर्निंग, जो उसकी अर्निंग हुई है। उसके बाद है सावधानी भंडार, स्ट्रेटजी रिजर्व होते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, RBI के नियमों के तहत कुछ रुपए रखता है, ताकि कि अगर कभी सिचुएशन गलत हो तो उसका यूज़ करा जा सके। बाकी ऐसी सभी संपत्तियां जो नकदी में बदली जा सकती, मतलब बैंक के पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे तुरंत रुपए लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टीयर 1 कैपिटल में। जैसे क्या कहेंगे, कोर कैपिटल है बैंक का, तो खुद की बचत और बैंक का मुनाफा। लास्ट में इतना याद रखना है, केवल टीयर 1 में खुद की बचत आ जाएगी। क्यों खुद की बचत है, क्योंकि बैंक यहाँ पे खुद की रिटेन अर्निंग कर रहा था ना, वो खुद की बचत, और बैंक का जो मुनाफा हो रहा है, जैसे शेयर बेच दिए, उसने अपना कुछ भंडार करके रखा था अन्य संपत्तियों से, तो खुद की बचत और बैंक का मुनाफा, ये सब टीयर 1 कैपिटल में आ जाता है। फिर टीयर 2 कैपिटल होता है, तो क्या होता है, तो बैंक ने बाजार से उधार लिए पैसे, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लिया होता है, तो अब बैंक ने उधार भी तो ले सकती, पर ये टीयर 2 कैपिटल है, उधार हमेशा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो रेट अलग अलग हो सकते हैं, तो ये इसी वजह से टीयर 2 में रखते हैं। तो उधार लिया गया पैसा। रिवॉल्यूशन रिजर्व भी होता है, बैंक की संपत्ति की बढ़ी हुई कीमत। मान लो 100 रुपये पिछली बार बैंक की बिल्डिंग का मूल्य था, या बैंक का मूल्य था, वो 105 रुपये हो चुका है, तो वैल्यूएशन बढ़ी है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये भी तो उसकी संपत्ति है असल में, तो टीयर 2 कैपिटल में आ जाएगा। और जनरल लोन लॉस रिजर्व, लोन डूबते हैं पर उसका कुछ मात्रा फंड प्राप्त भी तो हो जाता है बैंक को, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, टीयर 2 कैपिटल में आ जाती हैं। तो ये देखा हमने। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की GDP में वृद्धि। तो 2026 में क्या अनुमान है, क्योंकि
2026 का तो हम अनुमान ही लगाएंगे ना, तो अनुमान लगाएगा कि न्यूनतम इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 6.3% के आसपास, मतलब विपरीत स्थितियाँ ना हो तो इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जीडीपी का न्यूनतम वृद्धि 6.3 होगा। दोनों नंबर वैसे ही है, 6 और 3 थोड़ा याद हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम वृद्धि कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 6.8% तक, ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। उसके बाद है 25 में वास्तविक, अब 25 में पहले अनुमान लगाया था, जैसे इस बार अनुमान लगाया ना कि 6.3 से 6.8, पर जब अगला वित्त का बजट आएगा तब हमें वास्तविक पता चल जाएगा कि रहा क्या। ऐसे ही 25 का जो वास्तविक आया है वो 6.4% आया है, जो रियल आया है 6.4, तो लगभग कह सकते हैं इसी के इर्द गिर्द ही तो जा रहा है, 6.8 से 6.3 के बीच में रहेगा, तो इसी के इर्द गिर्द रहा ही है। उसके बाद है दो वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन, तो वास्तविक जीबीए, अभी देखा ना जीबीए जीडीपी, तो मूल्य वर्धन कितना हो रहा है हर एक स्टेप पे, हर एक इंडस्ट्री जहाँ पे एक एक स्टेप ले रही है, जैसे खेत से आया फैक्ट्री, फैक्ट्री से मार्केट, तो उन स्टेप पे कितना वैल्यू एडेड हो रहा है, तो 6.4% ही वैल्यू एडेड हो रहा है, जीबीए में वृद्धि हो रहा है। तो ये हमने देखा ना दोनों बराबर ही है। अब कैपेक्स में वृद्धि, अब इसी वजह से हमने पहले देख लिया था कैपेक्स में भी ये टर्म यूज होंगे, तो कैपेक्स अब पता चलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में 8.2% की वृद्धि हुई है, बढ़ा है, मतलब सरकार कैपिटल पे या पर जो सेक्टर है वो कैपिटल पे, मतलब संपत्ति जैसी अर्जित होती है इन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है ये तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देते हैं ये। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 8.2 से बढ़ा है, क्योंकि ये रोज़गार भी देगा तो और जीडीपी भी बढ़ाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखा खुदरा हेडलाइन, अब हेडलाइन भी पता है, हमें देखा था ना न्यूज़ बनती है हेडलाइन में सारी चीज़ें जोड़ दो वो हेडलाइन हो जाती, तो खुदरा हेडलाइन महंगाई में गिरावट आई है, मतलब जो न्यूज़ वाली हम चीज़ें देखते हैं कि चाय के रेट बढ़े, दूध का रेट, ये सारी चीज़ें, वो हेडलाइन की महंगाई में भी थोड़ी गिरावट आई, तो ये भी आम जन के लिए अच्छा है। तो महंगाई की जो गिरावट है वो 4.9 पे आ गई है, मतलब अभी कितना महंगाई दर चल रही है, 4.9% चल रही है। तो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो अब सारी टर्म चूंकि हमने क्लियर करके रखी थी तो ये समझ में आएंगी। ऐसे ही 26 में उपभोक्ता मूल्य महंगाई, अब यही तो है कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स जो देखा था, उपभोक्ता का जो मूल्य चल रहा है, तो ये 4% महंगाई का इसमें लक्ष्य है, तो 4% लक्ष्य है अभी इसमें किसमें, उपभोक्ताओं में। तो उपभोक्ता वाला कितना बढ़ रहा है, 4% से, तो ये देखा उपभोक्ता मतलब जो आम जन खरीदता है वो वाला इंडेक्स है। उसका समग्र निर्यात, निर्यात में वृद्धि कितनी हुई है पिछले वर्ष से, तो 24 दिसंबर 2024 तक निर्यात में 6% साल दर साल की तेजी देखी जा रही, मतलब पिछले वर्ष से 6% ज़्यादा, इस वर्ष से 6%, तो ये साल दर साल 6% की वृद्धि हो रही, तो ये अच्छी चीज़ ही तो है। निर्यात में हम 6% की वृद्धि कर रहे हैं। सेवा सेक्टर, अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा जो मेन टारगेट होता है, मेन का मतलब भारत सेवा क्षेत्र का जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, तो सेवा का जो निर्यात है वृद्धि चल रहा है। अब देखो इसमें केवल 6% था समग्र निर्यात में, टोटल निर्यात में, पर सेवा क्षेत्र 12.8 की वृद्धि कर रहा है, तो 25 तक, मतलब अप्रैल से नवंबर 25 के दौरान इन पे पहुंच जाएगी, मतलब 24 तक कहा गया है, और अगली बार भी अनुमान है कि यही रहेगा, 12.8% की वृद्धि है, तो ये रहा। और पिछले वर्ष जो वृद्धि हुई थी वो कितना हुआ था, 24 के 5.7% से अधिक है, तो अभी सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर कितनी चल रहा है, 12.8%, तो ये रहेगा। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग जो डायरेक्ट भारत में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, असल में ये कैपिटल जैसा ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा। अब कोई अमेरिका का व्यक्ति हो भारत में, कोई एक क्या करे, फैक्ट्री खरीद ले, कोई शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रुपए लगा दे, कहीं ऑफिस खोल ले, तो ये सब एफडीआई होता है, तो एफडीआई ऐसा ही कैपिटल टाइप का होता है, तो एफडीआई में भी वृद्धि हो, मतलब विदेशी लोग भारत में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बढ़ रहा है, तो अच्छी चीज़ है ये तो एफडीआई $55 बिलियन पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है, मतलब $55 बिलियन, क्यों ये बड़ी बात है, क्योंकि 47 से बढ़कर हम 55.6 पे पहुँचे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है। 17.9% साल दर साल वही वृद्धि हो रही है एफडीआई में, तो विदेशी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। फॉरेन रिजर्व कितना, मतलब अब 1991 याद करो, एनसीईआरटी में हम देखते हैं इकोनॉमी में कि 1991 का क्या देते हैं कि भारत के पास एक हफ्ते से भी कम समय के लिए बचा था फॉरेन रिजर्व, मतलब हमारे पास इतना रुपए नहीं था 91 में कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा तक अपना विदेशी चीज़ों का आयात कर सकें, मतलब पूरा बैंक बैलेंस खाली था सरकार का।
पर अभी हमारे पास कितना है, अब तो हमारे पास महीनों सालों के लिए है लगभग। तो 640 640 बिलियन डॉलर है अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है, जैसे अमेरिका के डॉलर वगैरह, गोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी हैं ताकि अगर कोई स्थिति आए तो 640 है। और 10 महीने के निर्यात, अब देखो एक 10 महीने के निर्यात और 90% विदेशी कर्ज से निपटने के लिए पर्याप्त है। मतलब जितना हमने कर्ज भी ले रखा है ना, उसका 90% इससे निपट जाएगा। और 10 महीने के लिए ये हमारा आयात निर्यात भी चलता रहेगा। तो ये वाला देखा हमने। उसके बाद है सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि, बढ़िया चीज़ है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जा रहे हैं। 500 गीगावाट हमें कब तक करनी है, 2030 तक करना है। और जैसा कि अभी पता ही है करंट में कि हमारा 100 गीगावाट पहुंच गया है किसमें, सौर ऊर्जा में ही 100 हमने पार कर लिया है और टोटल 200 पार कर लिया है। तो अच्छी चीज़ें चल रही है। अब इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में दोनों ने मिलाकर साल का 15.8% बढ़ोतरी करी है। तो ये अच्छी बात है। मतलब हर एक साल हमारा 15, पिछले साल से 15.8% बढ़ गया है। कौन सा, सौर और पवन ऊर्जा। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज, ये वाली टर्म हमने इसी वजह से पढ़ी थी कि बीएसई स्टॉक एक्सचेंज तो बढ़ रहा है पर जीडीपी अनुपात नहीं है उसके अनुपात में। तो यही चीज़ दिखा रहा है कि जैसा क्या होता है, चाइना और ब्राज़ील का देखो, वहाँ पे जो जीडीपी है ना, वो जीडीपी तेज़ बढ़ रही है पर मार्केट स्लो स्लो चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल है। ये 65%, 37% ब्राज़ील का तो चल रहा है। भारत का देखो, भारत का जीडीपी से 136% ज़्यादा चल रहा है मार्केट। मतलब जो 36% ऊपर चल रहा है मार्केट वाला 136, मतलब मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, जीडीपी उस वजह से नहीं बढ़ रही। तो हमारा जो जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण है वो तो बढ़ रहा है पर जीडीपी अनुपात अभी कम चल रहा है। तो ये वाली चीज़, चाइना और उससे देखो तो काफ़ी इनका स्टेबल है, चाइना ब्राज़ील का। तो उसके बाद है अवसंरचना विकास। अवसंरचना मतलब यही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाओ, सड़क, बिल्डिंगें वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो निवेश आवश्यक होता है क्योंकि देखो अगर इनमें निवेश होगा तभी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रियाँ भारत में काम कर पाएंगी। तो उच्च अनुपात बनाए रखने के लिए अगले 2 दशकों में अवसंरचना में निवेश की जरूरत को बताया गया है। ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत कोष का शुभारंभ हुआ है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट इस बार की थीम में से है कि आत्मनिर्भर भारत कोष, आत्मनिर्भर जो भारत को बनाना है उसके लिए कोष बनाया गया, उसका शुभारंभ 50,000 करोड़ से हुआ है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं हम इतना, क्योंकि ये एमएसएमई को कनेक्ट करेगा ना। तो एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एमएसएमई की इंडस्ट्री को डेवलप करना जरूरी है। तो एमएसएमई को अगर अच्छे से रुपये उपलब्ध हो जाएगा तो देश आत्मनिर्भर बन ही जाएगा। तो कितना दिया जा रहा है, 50,000 करोड़ है जो वित्त पोषण इन एमएसएमई इंडस्ट्री को मिल सकेगा। तो ये वाली चीज़ हुई। अगला कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि का अनुमान है। तो अब जैसे सेवा का देखा 12 दशमलव, निर्यात टोटल का देखा, पर कृषि की जो वृद्धि दर है वो 3.8 है। मतलब कृषि में हम थोड़ा सेचूरेटेड, मतलब कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम सेचूरेट हैं, मतलब संतृप्त टाइप का मामला है कि हम नॉर्मली स्पीड से बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा विकास की संभावनाएं भी नहीं है। संभावनाओं का मतलब क्या, जो उत्पादन होता है साल दर साल उतना ही हो रहा है। इंडस्ट्री ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब भूमि ऐसी आ जाएगी जो खेती में आ जाएगी या बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो वो नॉर्मल जो बढ़ रहा है 3.8 से कृषि क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। तो ये उसके बाद खरीफ का देखें, खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन का अनुपात है। उत्पादन देख रहे हैं खरीफ, मतलब अभी जो आया है आंकड़ा इस बजट में, तो खरीफ का ही तो आएगा ना बजट का, क्योंकि खरीफ मतलब गर्मी वाली फसल। तो इसका जो अनुमान हुआ है, अभी कटी है खरीफ की फसल, तो उसका अनुमान बताया गया है कि लाख मीट्रिक टन है, 1647 लाख मीट्रिक टन पे पहुंच गया है। और ये पिछली बार की तुलना में 79, मतलब 69, मतलब 89 LMT में लाख मीट्रिक टन क्या है, ज़्यादा है। तो लाख मीट्रिक टन क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ भी है। अगर ऐसा स्टेटमेंट में कैसे देगा कि खरीफ की जो खाद्यान्न उत्पादन है वो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा गिरावट देखी गई है या थोड़ी बढ़ी है, तो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। तो याद क्या रखना है, बढ़ा है। तो 89 LMT, लाख मीट्रिक टन में। उसके बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि का मुख्य प्रमुख संचालक कौन है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि तो हो रही है पर कैसे वृद्धि, तो बागवानी भी बढ़ रहा है भारत में, पशुपालन भी बढ़ रहा है और मत्स्य क्षेत्र, ये तीनों सेक्टर जो है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, ये तीनों बढ़ रहे हैं। एक तो देखो बागवानी भी भारत में खूब बढ़ रहा है, बागवानी कह सकते हैं ना, जो बड़े बड़े बाग लगते हैं वो वाली चीज़ें हैं, केला वगैरह, चाय वगैरह, ये सारी चीज़। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी भारत में, चूँकि अब भारत में क्या हो रहा है कि नई नई नस्लें जानवरों की, और चूँकि दुग्ध वगैरह का भी बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। उसके बाद मत्स्य पालन भी अभी मतलब ये बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार ने कई इंसेंटिव लेके आई है स्पेशली
मत्स्य पालन के लिए, तो फिशरीज भी बढ़ रहा है। इंडस्ट्री वृद्धि दर देखें तो इंडस्ट्री का वृद्धि दर कितना चल रहा है, हमने सेवा का देख लिया था 12 के आसपास, कृषि का देख लिया 3 के आसपास, बीच में दबा हुआ है, बीच में इंडस्ट्री है। तो ऐसे ही तो आता है, 3 ऐसे याद कर लो, 6 और फिर 12 के आसपास है। तो ये ऐसे का चलेगा, 3 के आसपास कृषि, 6 के आसपास क्या है इंडस्ट्री, और सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है 6.2% बढ़ी है। उसके बाद है सामाजिक व्यय में देखें तो सरकार ने सामाजिक सेवा में कितना व्यय किया है, जैसे पेंशन एंशन और ऐसी चीज़ें जो समाज के उत्थान में काम करती हैं, तो 15% उसमें भी वृद्धि दर्ज करी गई है। स्वास्थ्य में बदलाव क्या है, तो स्वास्थ्य खर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसे डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हैं और प्री में तो कोई भी इफेक्ट दे ही सकता है। तो सरकार का स्वास्थ्य मद में खर्च 29% से बढ़कर 48% में बढ़ोतरी हुई, मतलब अभी कितना हुआ 48% की बढ़ोतरी हुई है बजट में। तो ये बड़ी बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और स्वास्थ्य पर जो लोगों का खर्च है वो घटा है, अब व्यक्तिगत खर्च घटा है, सरकारी खर्च बढ़ा है। तो ऐसा समझ सकते हैं सरकारी खर्च अगर बढ़ेगा तो सरकारी सब स्वास्थ्य सुविधाएं दे ही देगी, जैसे आयुष्मान वगैरह, और सरकारी अस्पतालों में तो व्यक्तिगत खर्च तो घटेगा ना। तो ये वाली चीज़ है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, तो 3.2% बेरोजगारी जो है उसमें गिरावट आई है। कितना, 3.2% गिरावट आई है बेरोजगारी। तो ऐसा पूछ लेगा कि जो 2017-18 से 6% से 3.2 हुई है, या फिर बेरोजगारी दर लगातार धीमे धीमे बढ़ रही है, या बेरोजगारी धीमे धीमे घट रही है, ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ही पूछे जाएंगे। कहेगा 2017-18 से इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो बेरोजगारी दर है उसमें क्या हुआ है, तेज़ी देखी जा रही है और यह कमी देखी जा रही है। तो याद रखना। उसके बाद एआई में कहा जा रहा है कि एआई के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। प्रभाव का मतलब दुष्प्रभाव, तो एआई के कई सारे दुष्प्रभाव भी तो हैं सरकारी निजी शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन सबको देखना है। उसके बाद है वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि देगा। अब हमारा तो 6.3 के आसपास चल ही रहा है, 8 के आसपास जीडीपी बढ़ेगी, पर विश्व की जो जीडीपी है, विश्व की व्यवस्था है वो 3.3 से बढ़ेगी। कितना, 3.3 से। अब विश्व में क्यों ऐसा स्लो दिखता होगा, ऐसा लग रहा होगा इंडिया तो बहुत तेज़ बढ़ रहा है, मतलब विश्व को पीछे छोड़ देगा, 6 से बढ़ रहे हैं, पर नहीं। अमेरिका जैसे देशों की सिचुएशन देखेंगे तो उनकी जीडीपी ऐसे ही बढ़ती है 2-3 से। क्यों, क्योंकि वो जितना उन्हें डेवलपमेंट तेज़ी वाला करना था, जीडीपी उनकी बढ़ चुकी है वो तो। अब तो वो उसी सिचुएशन में है ना, अब उन्हें ज़्यादा बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती नहीं है। तो वैसे ही है, विश्व की जीडीपी ऐसे ही बढ़ेगी, पर भारत की जीडीपी, भारत में संभावना है नई इंडस्ट्री लगने का, तो बढ़ता नज़र आता है तेज़ी से। हमसे स्लो तो चाइना की बढ़ती है, पर चाइना में क्या है, वो सिचुएशन उनकी हो चुकी है जो उन्हें इंडस्ट्री लगानी थी, ये सारी चीज़ें। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव देखें तो निरंतरता का प्रदर्शन है। तो दुनिया के विभिन्न देशों में विषम विषम जो है, तो विषम बढ़ोतरी तो अभी निरंतर जो चल रहा है वही चल रहा है, क्योंकि विश्व में वही लड़ाई वगैरह चल ही रहा है। विनिर्माण में धीमी गति आ रही, क्योंकि यूरोप वगैरह कई देशों में लड़ाई झगड़ा है, तो विनिर्माण है। सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक तौर पर बेहतर, मतलब और क्षेत्रों की तुलना में सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा है अभी। वास्तविक जीडीपी अब निरंतर विकास दर जो रही है वो कितनी, अपना 25 में वास्तविक जो देखा तभी जीडीपी 6.4 रहा है। निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च में वृद्धि कितनी हुई, मतलब हम लोगों ने कितना खर्च किए में वृद्धि करी है पिछले सालों की तुलना में, तो 7.3% जो है वो निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई है। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब क्षेत्रवार वृद्धि देखें तो टोटल हमने देख ही लिया था अलग अलग, अब एक पॉइंट में देख लेते। कृषि 3.8, उद्योग 6.2, और सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि की अनुमान जो उम्मीद जताई जा रही है वो 12 है, पर जो बढ़ा था वो तो 12 के आसपास था, और ये 7.2 जो उम्मीद है इसमें, तो ये वृद्धि का अनुमान है ये अगली वर्ष वाले के लिए। तो ये है। उसके बाद है कि अभी देख लिया 6 से इनके बीच में रहनी है, जो अगली बार का जो अनुमान है 6.3 से 6.8 के आसपास रहेगा। आर्थिक नीतियों की अनिश्चितताएं, विश्व में भी चिंताएं बनी हुई हैं, तो विश्व में अगर चिंताएं रहेंगी तो आर्थिक नीतियों में बदलाव हो सकता है। जैसे युद्ध जैसी सिचुएशन, यूक्रेन वॉर थम नहीं रहा है, चाइना के साथ विवाद चलता ही रहता है, और अफ्रीका वगैरह में असंतुलन रहता है, तो ये सारी चीज़ें। और अब ट्रंप वगैरह की वजह से इसराइल वाला और मुद्दा चलेगा। उसके बाद है विकसित भारत का सपना। तो हम लोग विकसित, चूँकि हमें बनाना है कि 100 साल जब आज़ादी को पूरे हो जाएंगे 1947 से 2047 तक के, तो हमें क्या है विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं। तो उसमें भू आर्थिक विखंडन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखना है, चाइना के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि हमारा निर्भरता किस पे, चाइना पे ही है। उसके बाद है जो आंतरिक साधन है, मतलब घरेलू प्रोत्साहकों पर नए सिरे से बल देने की जरूरत है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे सारी ज़रूरतें मौजूद हैं, मतलब जो मार्केट चाहिए
वो तो खुद ही भारत में, बस प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये सारी विनिर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, तो इसके में भी तेज़ी देखी गई है, विनिर्माण क्षेत्र में जो है वो तेज़ी देखी गई है इंडस्ट्री वाले में। सेवा क्षेत्र में देखें तो सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन पहली तिमाही में, मतलब ये अब छोटे में तोड़ के दिया तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद महंगाई और वित्तीय स्थिति, तो खुदरा खुदरा कौन सा देखा था हमने, आम इंसान वाला खुदरा महंगाई। तो खुदरा महंगाई है जो, वो कैसी हुई है, 5.4 से घटकर 24 में 4.9% हो गई है। स्टेटमेंट क्या बनेगा क्वेश्चन पेपर में प्री में, कि खुदरा महंगाई दर पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ी है। बढ़ी है क्या, नहीं बढ़ी नहीं है, क्या कुछ घटी है। और कुछ पूछ लेगा ऐसे कभी कभी देता है एकदम से बढ़ी है एकदम से घटी है, तो ऐसा तो होता ही नहीं एकदम से। तो क्या पूछेगा, धीमे धीमे क्या हुआ है, हेडलाइन जो है खुदरा वाली है वो घट रही है, महंगाई थोड़ी घटी है, तो अच्छी चीज़ है। खाद्य महंगाई, तो खाद्य महंगाई का मतलब क्या हुआ, जो खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें होती है, फूड प्राइस इंडेक्स, तो क्या होता है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, उसमें खाद्य महंगाई वित्तीय वर्ष में ये भी घट गई। अब जब टोटली हो रहा है तो घटकर वित्त वर्ष में 8.4 हो गई है। तो ये वाली चीज़ भी घट रही है, मतलब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, तो घट रही हैं, मतलब ये महंगाई वाला है। उसके बाद कर राजस्व में वृद्धि, तो कर राजस्व में वृद्धि क्या हुआ है, तो कर राजस्व में मतलब टैक्स में वृद्धि कितनी हुई, 10.7% टैक्स में वृद्धि हुई है। राज्यों का राजस्व कितना खर्चा आया है, तो राज्यों का राजस्व खर्च मतलब सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, वो राज्यों को कुछ रुपए दे देती है, तो उनके पास कुछ खर्चा होता है। तो राजस्व जो खर्चा हो रहा है, मतलब राज्यों का जो खर्चा बढ़ रहा है, वो 12% वृद्धि हो गई है। तो राज्यों का राजस्व खर्चा जो है उसमें ईयर बाई ईयर, जो वाई जो लिखा है वाई भी, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ोतरी 12% की हो रही है। तो मतलब राज्य सरकारें खर्चा ज़्यादा कर रही हैं। अब खर्चा अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि सरकारें खर्चा करेंगी तो रोज़गार वगैरह बढ़ेंगे, नई सारी इंडस्ट्री लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन देखें तो 2.6 सकल एनपीए है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब क्या है, कर्जा जो लौटाते नहीं है लोग, वो क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो ये 12 वर्षों में सबसे कम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सबसे अच्छी चीज़ है ना। जैसे विजय माल्या जैसे लोग भारत से चले गए हैं, तो माल्या जो चले गए भारत से बाहर, अब माल्या रुपए तो लौटा ले नहीं, तो एनपीए बढ़ जाता है बैंकों का। तो अब क्या है, 12 वर्षों में भी एनपीए सबसे कम पे है, तो ये अच्छी बात है। ये भी स्टेटमेंट बन जाएगा कि 12 वर्षों में एनपीए घटता बढ़ता नजर आया है, अभी बढ़ रहा है नहीं, कम हो गया है, 2.6 पे आ गया है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है जो बैंकों का, जो अनुसूचित बैंक है, मतलब सारी बैंक है, उनका सी आर ए आर है, सी आर ए आर वो 16.7% थी, जो सामान्य से अधिक है। मतलब बैंक का पूंजी भंडार, अभी देखा ना, बैंक जो है सी आर ए आर अपना कैपिटल रिजर्व रख के रखता है, मतलब 100 रुपये बैंक देता है, उसके पास वो अपना रखता है मान लो, तो अभी कितना प्रतिशत है, 16.7% है, जो सामान्य से अधिक है। अभी ये तो हमने देखा था भारत में 9-10% के आसपास आरबीआई की गाइडलाइन। तो बैंकों के पास पूंजी जो भंडार है वो कैसा है, 16.7% है, 16.7 है, तो ये थोड़ा अभी ज़्यादा है, सामान्य से अधिक है। मतलब स्टेटमेंट क्या पूछेगा, सी आर ए आर क्या है, तो बैंकों के पास कैश रिजर्व रेशियो, क्या ये अभी अधिक है कि कम है, तो अभी क्या है, सामान्य से थोड़ा अधिक है बैंकों के पास। उसके बाद क्या है, भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में स्थान, अब विश्व में हम सेवा का निर्यात में हम 7वें स्थान पे हैं, क्षेत्रफल में भी हम ऐसे ही हैं, और सेवा निर्यात में सर्विस सेक्टर, मतलब हमारे यहाँ से इंजीनियर हो, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ सर्विस दे सकते हैं, उनमें हम 7वें स्थान पे हैं विश्व में निर्यात में। विदेशी कामगारों का धन प्रेषण देखें तो विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा धन प्रेषण में तो हमेशा वृद्धि होती रही है, 1.2% बढ़ा है, जो रेमिटेंस जिसे कहते हैं। तो भारत में जो लोग, भारत के लोग जैसे सऊदी यूएई वगैरह में जॉब करते हैं, फिर भारत में रुपए भेजते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अभी देखा था एफडीआई 55.6 बिलियन हो रहा है, 47 से बढ़ा है 17.9%, तो ये देखा। उसके बाद है विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार जो ये भी देखा था, 634 बिलियन है, जो बढ़ के है, जो क्या है, हमारा विदेशी जितना ऋण है उसका 90% है। और आयात कितने दिन तक हम कर सकते हैं बिना, मतलब इतना रुपए हमारे पास कि 10 महीने तक आयात कर सकते हो। 1991 में कितना, 10 दिन नहीं कर पा रहे थे, तो आज हमारे पास 10 महीने का भंडार रखा है ये, तो ये वाली चीज़ रहेगी। अगला क्या है, बेरोजगारी दर में गिरावट 3.2। उसके बाद है एआई में श्रम का प्रभाव, तो उत्पादकता में वृद्धि करनी है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा है एआई से वृद्धि हो जाएगी, कार्यबल की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो ये आधारभूत ढांचे का विकास, रेल नेटवर्क का विस्तार देखो कितना काफ़ी मतलब सही हुआ है, अप्रैल से नवंबर के बीच
मतलब कह सकते हैं अमूमन 6 महीने में 2031 किलोमीटर रेल नेटवर्क बढ़ा है। 6 महीने में 2031 किलोमीटर। वंदे भारत 17 जोड़ी गई हैं, वंदे भारत। उसके बाद है बंदरगाह में भी निर्माण हो रहा है। बंदर कंटेनर टर्म अराउंड टाइम, तो कंटेनर मतलब कंटेनर जो उतारे जाते हैं और ये माल एक जगह से दूसरी, ये सब में पहले टाइम लगता था। मतलब ये आ जाती थी सिर्फ, फिर खड़ी रहती थी, फिर कंटेनर पे मतलब फिर जब ये मशीनें फ्री होंगी तब कंटेनर से उतारेंगे। पहले 48 घंटे तक लग जाते थे कंटेनर मतलब अराउंड में। उसके बाद अब 30 घंटे रह गए। मतलब जल्दी हम उतार, मतलब हमारे यहाँ पोर्ट पे अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, माल जल्दी उतारना चढ़ाना ये सारी चीज़ें। उसके बाद है बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति क्या हुई है, तो बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है, अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। बैंक ऋण का मतलब बैंक लोन थोड़ा ज़्यादा दे रहा है अभी। बैंक लोन ज़्यादा देगा तो वही बात है, देश तरक्की करेगा। तो बैंक लोन, और बैंक लोन हुआ है, साथ में जमा वृद्धि भी लगभग बराबर है। तो बैंक लोन भी हो रहा है और जमा वृद्धि अभी तो देखा था 17 के आसपास, तो बैंक लोन और जमा वृद्धि दोनों बराबर से। जीएनपीए में पर कमी आई। जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब वही तो अभी देखा था। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.6% स्तर पर है, जो 12 वर्षों में सबसे कम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, 90 दिनों से कोई अपनी ईएमआई किस्त ना चुकाए तो ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है, तो ये अच्छी बात ही तो है। तो ये निर्यात में हमने देखा, निर्यात में क्या है, 9 महीने में निर्यात 6% की वृद्धि हुई है, तो निर्यात में वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में इंपॉर्टेंट ये टर्म है बहुत, कि सेवा क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है। तो ऐसे जो दूर संचार होता है, कंप्यूटर है, सूचना सेवाएं, इनमें भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब कंप्यूटर, दूर संचार और सूचना वाले में तो हम दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, ये पूछा जा सकता है। सेवा सेक्टर में हमारी स्थिति जो दूर संचार इनमें कौन सी है, तो दूसरे है। विदेशी भंडार वाला देख ही चुके कि ये क्या है हमारे देश में क्या है। जैसे अब फ़ोन जो यूज़ करते हैं, तो पहले फ़ोन क्या हुआ करता था कि हम विदेशों से ही मंगाते थे, अब 99% घरेलू में ही बना रहे। अब इसका ये मतलब नहीं सब फ़ोन भारत के ही हैं। मेन बात है असेंबल भारत में हो रहे, जैसे चाइना से माल आया था, असेंबल भारत में कर रहे हैं। पर ये कुछ नहीं से तो सही है कि 99% अब भारत में तो होता है, रोज़ों लोगों को रोज़गार तो मिल ही रहा है। तो ये वाली चीज़, पेटेंट दाखिल है। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ नया खोज लेता है तो उस पर पेटेंट करा लेता है अपना, ताकि उसका दूसरे तरीके से यूज़ ना हो सके। ऐसे कोई दवा पे करा लिया, कोई नई दवा खोजी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी है तो उस पर उसका अधिकार होता है कि नहीं है। तो ये चीज़ें, तो भारत छठे स्थान पर है। टॉप 10 जो देशों में पेटेंट होते हैं उनमें से हम छठे स्थान पर। अब ये वैसे अच्छी चीज़ है ना, सोचो मतलब हम अगर छठे स्थान पर, तो इसका मतलब हमारे यहाँ बहुत पेटेंट हो रहे हैं। मतलब अगर पेटेंट हो रहे हैं तो रिसर्च भी अच्छी हो रही है, और रिसर्च अच्छी हो रही है तो R&D, मतलब देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़िया चलेगा, विकास की हो रहा है। तो हम इसमें छठे नंबर पर। MSME और सेवा क्षेत्र में देखें तो MSME को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर कोष देखा था हमने अभी, कि कंपनी अपना हिस्सा शेयर बेचकर, इक्विटी फंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी अपना हिस्सा और शेयर बेचकर जो पैसा जुटाती है उसके लिए 50,000 करोड़ आत्मनिर्भर कोष सरकार ने बना दिया है। कृषि क्षेत्र का योगदान 16%, इंपॉर्टेंट डाटा है काफ़ी। 16% GDP में योगदान किसका है, कृषि का है, एग्रीकल्चर का। तो ये हमेशा कंफ्यूज रहता है, 16-17, 16-17 ऐसे मतलब ये बदलते ही रहते हैं। तो 16% इस टाइम में चल रहा है GDP में कृषि का योगदान। मतलब भारत में अगर 100 रुपये देश की GDP है, 100 रुपये सरकार के पास है, उसमें 16 कहाँ से आ रहा है GDP का, कृषि से आ रहा है। तो ये समझे। उसके बाद है 60 के आसपास तो एग्रीकल्चर उसी से आ जाता है, क्या नाम है, सेवा क्षेत्र से ही 55 के। तो ये है। उसके बाद कृषि और मत्स्य में प्रगति देखें तो खाद्यान्न में 1647 लाख मीट्रिक टन पे पहुंच गया है, जो पिछली बार से काफ़ी वृद्धि है, ये भी हमने देखा था। मत्स्य वाला देखें तो मत्स्य क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है, 8.7% की वृद्धि देखी गई। पशुपालन में भी अच्छा देखा गया। अब CAGR देखा गया, तो CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। तो जो मत्स्य पालन में जो 8.7 है, ये क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है। तो एनुअल ग्रोथ काफ़ी सही चल रही है 8.7 की। गैर जीवाश्म ईंधन देखें तो गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कोयला पेट्रोल से जो प्रदूषण फैलाते हैं। पर जब गैर जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो ऐसा ईंधन जो इनसे मिल रहा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इनसे। तो गैर जीवाश्म ईंधन लगभग आधा पहुंचने वाला है, 46.8% पहुंच गया है गैर जीवाश्म ईंधन से। तो ये अच्छी चीज़ है ये तो। कार्बन सिंक का क्या मतलब होता है, वायुमंडल से कार्बन को सोख लिया जाता है। सोखने वाली कृत्रिम और प्राकृतिक प्रक्रिया को अपना, जैसे चिमनी के ऊपर फिल्टर लगा दो, अब चिमनी से धुआं निकला और उसे सोख लिया गया। ऐसे ही है, वायुमंडल में बड़े बड़े पंखे वो लगा दिए जाते हैं वायुमंडल। जैसे अब मान लो यहीं एक बड़ी सी मशीन लगा दे और इस पंखे को इस तरीके से बना दें कि यहाँ पे हवा, पंखा आएगा तो हवा तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी ना उस पंखे के होकर, तो क्या होगा, और उसी में फिल्टर लगा देते तो वो सोख के क्या कर देगा, कार्बन नीचे कर देता है। तो ऐसी कई सारी तकनीकें यूज़ करते हैं, एक तो है नहीं।
तो क्या है, कार्बन सिंक में भी हम क्या कर रहे हैं, 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य हमने सिंक बनाया। तो अच्छी चीज़, हमने 2.29 बिलियन टन का सिंक बनाया। सामाजिक क्षेत्र में वह 15% की वृद्धि हुई है, समाज के लिए सरकार ने किया है। उसके बाद है बैंकों के लाभ में वृद्धि हो रही है। अब अभी देखा एनपीए वगैरह घट रहा है, सारी चीज़ सही चल रही, तो बैंकों के लाभ में वृद्धि हो रही है। और जो जीएनपीए देखा था उसमें कमी आई है, मतलब जो ग्रॉस जो क्या था एनपीए वाले में, उसमें कमी आई है। उसका ऋण जीडीपी अंतर, तो ऋण जीडीपी अंतर में क्या है, जो ऋण है वो अब क्या हो रहा है कि ऋण मतलब जो बैंक है ऋण तो सही दे रही है, उसके अनुपात में उनका एनपीए भी कम है। तो सारी चीज़ें अब सही चल रही हैं। तो ये तो उसके बाद देखें बाहरी क्षेत्र में एफडीआई बेहतर हो रहा है। तो एफडीआई है मतलब विदेशी फॉरेन है, वो भारत में अच्छा हो रहा है। स्पेशली अभी हमने देखा कंप्यूटर, सूचना और दूर संचार में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। और कुल निर्यात में वृद्धि हुई है। तो 9 महीने में 6% की वृद्धि हुई है निर्यात वाले में। उसके बाद देखें मध्यावधि दृष्टि विनियमन में कमी और विकास की गति। तो मध्यावधि विनियमन में कमी हुई है। इसमें क्या मतलब है मध्यावधि के, कि आर्थिक विखंडन वैश्वीकरण को प्रतिस्थापित कर रहा है। विखंडन का मतलब क्या हुआ, अब दुनिया भर में ऐसी बहुत सी लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो अर्थव्यवस्था में उसकी वजह से बदलाव आ रहा है। भारत का विजन क्या है 2047 तक। अब भारत का विजन तो ये है ना, 2047 तक हमें विकसित करना है, ऐसा बन जाना है। तो ऐसा बनने के लिए हमें क्या चाहिए, विकसित बनने के लिए तो हमें 8% की वृद्धि चाहिए, तब हम 2047 तक विकसित बन पाएंगे। और अभी वृद्धि कितनी चल रही है, 6.3, 6.4 ऐसी चल रही है। करना कितना है, 8%। तो अच्छा डाटा आई है कि भारत को विकसित होने के लिए कितना वृद्धि चाहिए, 8% की वृद्धि चाहिए। उसके बाद ये देखा GEF जो वाला है, ये क्या है, देश की गतिविधियाँ घटने लगती हैं। जब देश की आर्थिक गतिविधियाँ घटने लगती, क्यों, अभी वैश्विक स्तर पर चली रही है चुनौतियाँ। तो ये 17 वंदे भारत चला दी गई हैं। सेवा क्षेत्र में क्या हुआ है, तो सेवा क्षेत्र में कि विश्व का सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान है 4.3%। है काफ़ी ज़्यादा है ना, कि भारत का सेवा क्षेत्र में योगदान 4.3% है विश्व में। इसके बाद हम 7वें स्थान पे आते हैं इस वजह से। तो 7वें स्थान पे हम सेवा क्षेत्र के निर्यात में, और 4.3% है। तो ये देखा। उसके बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि क्या चल रही है, अभी तो वृद्धि चल रही है 8.3 के आसपास, 23 से, मतलब 2 सालों का, एक का नहीं है ये। तो ये देखा। उसके बाद है खाद्य कृषि वगैरह में क्या है, तो जीडीपी का देखा था 16% योगदान देता है ये। और 1647 खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है इस बार। जलवायु परिवर्तन देखें तो मतलब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित, तो गैर जीवाश्म ईंधन का अभी कितना चल रहा है, 46.8% चल रहा है। और हमें 2030 तक 50% पहुँचने का जो लक्ष्य की तुलना में हम सही चल रहे हैं। तो 50 तक हमें, वो 30 तक हमें 50% पहुँच जाना। सामाजिक क्षेत्र में भी असमानता में कमी आई है, मतलब जो जॉब वगैरह होती हैं और समाज में, इन सब में क्या हुआ, कमी आ रही। तो कमी तो अच्छी बात है, असमानता में कमी आएगी। रोजगार वगैरह, तो 10 से 24 साल के युवा वर्ग में 26% जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या 10 से 24 वर्ग की है 26%। अब इस जनसंख्या को क्या करना है, विशेष बस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हम इकोनॉमी से अगर इन्हें जोड़ सकें, इन्हें स्किल कर सकें, तो देश बढ़ ही जाएगा। महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब उन्हें जैसे महिला स्टार्टअप, और उनके लिए समर्थन भी दिया जाता है, आसान कर्ज वगैरह। बेरोजगारी दर 3.2 हो गई है। तो अच्छे डाटा हैं। एआई युग का देखें तो एआई प्रभाव का क्या मतलब हुआ है, जो डेवलपर हैं एआई डेवलपर, उनका भरोसा दिलाने के लिए कहा गया है कि एआई डेवलप किया है भारत में ज़्यादा। और जो चुनौतियाँ क्या है, लोग सोचते हैं जॉब चली जाएगी, पर इन चुनौतियों का समाधान भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सब मिलके काम करेंगे। अब जो अभी जितना पढ़ा है उसी को डाटा के रूप में यहाँ से नीचे दिया है, हालांकि हम कई बार देख चुके हैं, एक बार और नज़र मार लेते हैं, रिवाइज टाइप का समझते हैं 5 मिनट में। कि कृषि 3.8% की वृद्धि कर रही है, उद्योग 6.2, और सेवा क्षेत्र जो 7.2 के आसपास है। पूंजीगत मतलब अभी एफडीआई कितना चल रहा है, 55.6 बिलियन चल रहा है। और आत्मनिर्भर फंड कितना बनाया है सरकार ने एमएसएमई के लिए, आत्मनिर्भर भारत फंड 50,000 करोड़ जो देखा था ना एमएसएमई के लिए, वो है। मुद्रास्फीति खुदरा 4.9 हुई है, क्या बढ़ी थी कि घटी थी, घटी थी, ये याद रखना है ये। उसके बाद भविष्य में अनुमान कितना है, 4 के आसपास पहुंचाने का अनुमान है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना
कितना चल रहा है अभी, 640 बिलियन डॉलर चल रहा है। बैंकिंग एनपीए कितना चल रहा है, 2.6। तो वही डाटा है जो अभी केवल हमने ऊपर पढ़ा था, उसी को शॉर्ट में कर दिया। तो कितनी ट्रेनें चली हैं, 17 वंदे भारत ट्रेनें चली हैं। तो ये है। उसके बाद है क्या नाम, रोजगार है। रोजगार कितना हो गया, 3.2 हो गया है, 6% हुआ करता था 17-18 में, 3.2 हो गया। सरकारी खर्च में क्या हुआ, सरकारी खर्च में 48% बढ़ गया है। तो ये चीज़, असमानता क्या हुई है, तो असमानता, शहरी असमानता भी कमी हुई है, तो और ग्रामीण असमानता में भी कमी आई है। तो असमानता कमी हुई है, लोगों के बीच अंतर कमी हुआ है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में और बिंदु देखें, किसने पेश किया, कब के पेश किया, तो एक दिन पहले ही होता है ये, तो 31 जनवरी को ये पेश होता है। तो 31 जनवरी को अनुमान क्या है जीडीपी का, 6.3 से 6.8। खुदरा मुद्रास्फीति क्या बताई थी अभी, घटी है, तो 4.9 रह गई है 5.4 से। उसके बाद है कि ये वही है, कैपेक्स वाला देखा था, तो कैपेक्स में क्या हुआ, 8.2 की वृद्धि हुई है। ऐसे ही गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात, तो जो निर्यात है वो 9.1% बढ़ा है, किसका, पेट्रोलियम गैर रत्न वाला। उसके बाद आर्थिक समीक्षा में बैंक ऋण में वृद्धि हुई है, नॉर्मल बैंक ऋण में वृद्धि हुई है, और जमा में भी सही चल रहा है, एनपीए कम हुआ है। क्रेडिट टू जीडीपी गैप क्या है, वृद्धि के संकेत हैं। तो क्रेडिट टू जीडीपी गैप, जीडीपी के अनुपात में क्रेडिट क्या है, ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये बीमा प्रीमियम भी बढ़ा है। बीएसई का जो अनुपात देखा था 136% है, अपने यहाँ थोड़ा जीडीपी यही थोड़ा गड़बड़ है, तो ये वाला देखा। उसके बाद है विदेशी का देखें तो हम कि कुल निर्यात है 9 महीने में 6%, 9 महीने पहले छः मतलब 9 महीने में क्या है 6%, अभी कितना है, सेवा का 11.6% बढ़ा है। मतलब कुल निर्यात है उसमें 11.6% निर्यात बढ़ा है, सेवा, केवल सेवा क्षेत्र का। और उसके बाद है कंप्यूटर सेवा और सूचना में हम दूसरे नंबर पे हैं निर्यात में, अंकटाड के अनुसार। अंकटाड क्या बताता है, विदेशी जो व्यापार वगैरह होता है उस पर रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशंस का। 640 हो गया ये, और ये हमने देख ही लिया है। खुदरा वगैरह का वही मुद्रास्फीति ये हो गया है। तो उसके बाद है अब इसके बाद है एक वैश्वीकरण की जगह दी गई इकोनॉमिकल फ्रेगमेंटेशन, जो है फ्रेगमेंटेशन, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जिसमें वैश्विक आर्थिक पुनर्संयोजन की ज़रूरत बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि विश्व के देश आपस में लड़े रहे हैं, तो ये बताया कि आर्थिक पुनर्संयोजन की ज़रूरत है। उसके बाद 2047 में भारत को अगर जाना है तो 8% की हमें वृद्धि चाहिए, और ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने की बात कही है। ईज़ ऑफ डूइंग का मतलब व्यापार को आसान बनाना है। उसके बाद ये देख सकते हैं, इसमें वही डाटा है, एक बार देख लेना है, जैसे वही जो हमने पढ़ा था स्मार्टफोन वाली, यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख दिया ये वाला इसमें है। उसके बाद है इसमें देखें कि जनसंख्या वृद्धि देखें, ये थोड़ा सही है। जनसंख्या वृद्धि, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.8%, 1991 के बाद सबसे कम वृद्धि दर हो रही है अभी हमारी, तो 0.8 वृद्धि दर चल रही है। तो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़नी चाहिए वो कितनी है, 0 मतलब 1 भी नहीं है, मतलब बराबर भी नहीं है, तो 51 वाला है। शिक्षा में देखें नामांकन बढ़े हैं, डिजिटल लर्निंग बढ़ी है वर्तमान में। महिला का लिंगानुपात का ये डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1000 पुरुषों पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का डाटा आया था, उसमें 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का इस तरह, तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब अलग है डाटा, तो ये अच्छा है। उसके बाद है कि जो रोजगार गारंटी, तो 2024 में 30 करोड़ दिन मानव दिन सृजित किए। मानव दिन का मतलब जैसे मनरेगा में काम करने के और इन सबको 30 करोड़ दिन ऐसे हैं जहाँ लोगों को रोजगार, 30 करोड़ दिन। मानव दिवस का मतलब क्या, मानव ने कार्य किया, ऐसा 300 करोड़ दिवस थोड़ी ना होते हैं, तो मतलब ऐसे 300 करोड़ लोगों ने काम किया है टोटल, मतलब ऐसे। अब अपने यहाँ तो 140 करोड़ ही हैं लोग, अब 300 करोड़ कैसे, मतलब एक व्यक्ति ने कई दिन काम करा होगा ना, तो टोटल ऐसे करके ही निकाला गया जाता है। उसके बाद है रोजगार और कौशल विकास, तो बेरोजगारी दर घटी है। जनसंख्या जो है 10 से 24 साल की 26% जनसंख्या है भारत में, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वही खाद्यान्न वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर इसमें गैर जीवाश्म ईंधन का विकसित भारत को बढ़ावा देना है, ये हुआ। तो लास्ट में हमने क्या देखा, एआई के बारे में जो डाटा देखा था वही है ये, कि चुनौतियां भी हैं कुछ वैश्विक स्तर पर, और उसके बाद एआई के सामाजिक प्रभाव भी देखने, क्योंकि देखो एआई अगर आएगा तो समाज, निजी, शिक्षा, इन सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अपना योगदान देगा ही। तो ये देखा, तो ये हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो भी की पॉइंट थे, टर्म थे, बेसिक्स थे, सारे इसमें कवर किए हैं।